हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आर ओ एग्ज़ाम में, जैसा कि उसमें दिया गया है कि उसमें साइंस भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो साइंस में वो तीनों चीज़ें हैं। फिज़िक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री हो गई, उसके बाद बायोलॉजी हो गया। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे एग्ज़ाम्स में साइंस के तीनों सेक्शन पूछे जाते हैं और इनका अलग अलग वेटेज होता है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत आसान बनाने के लिए अपने ही जो साइंस के नोट्स हैं, ठीक है, मेरे खुद के जो साइंस के नोट्स हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। और इस क्लास में, इस नोट में वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का अन्य कोई एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो। किसी भी एग्ज़ाम्स में एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो के थ्रू इस क्लास नोट्स को पढ़ करके एक अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिएंट यानी कि पोषण, और इसके अलावा इसी में एक टॉपिक होगा विटामिन। ठीक है, हालांकि ये वीडियो जो होगी वो थोड़ी कई पार्ट्स में हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करने की कोशिश की है। तो मैं इनको लेके चलूँगा, फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी ऐसे आएगा उसको आपको कवर कर लेना है पूरा का पूरा, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना टॉपिक, जो कि यहाँ पर देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ है नोट्स में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओ हो। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं, लाइक और सब्सक्राइब, जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिशन दिया हुआ है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण होता क्या? तो मैंने यहाँ पे पोषण में पोषक तत्वों की परिभाषा लिखी है। पोषक तत्वों का हो जाएगा न्यूट्रिएंट। तो इस क्लास में हम दो मतलब बाइलिंगुअल चीज़ों को कवर करने वाले हैं। बाइलिंगुअल, ठीक है, बाइलिंगुअल इन द सेंस कि हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। मैंने नोट ही वैसा बनाया हुआ है कि दोनों लैंग्वेजेस में आसानी होगी। तो दिया है पार्ट ऑफ फूड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेस। यहाँ देखिए एक वर्ड है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन की क्रियाओं के लिए जो पार्ट ऑफ फूड यानी कि जो भोजन का भाग आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट माने आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि पोषक तत्व भोजन का वह भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर किसी लिविंग थिंग यानी कि जीवधारी कोई जीवित है तो उसको जीवित रहने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम समग्र रूप से बोलते हैं न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट ये जो होते हैं, पोषक तत्व ये जो होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रो माइक्रो इन द सेंस छोटे स्तर पे, और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो यानी कि बृहद स्तर पर। ठीक है, इकोनॉमी में भी आप ऐसे पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। तो उसी तरीके से पोषक तत्वों को भी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। तो ये हो जाता है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हो जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो ऐसे न्यूट्रिएंट यानी ऐसे पोषक तत्व जो कम अमाउंट में ग्रहण करते हैं हम लोग, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता हमें बहुत कम अमाउंट में होती है, और इनको हम mg में खाते हैं। mg का मतलब हो जाएगा मिलीग्राम, यानी कि इन इन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। हिंदी में बोला जाता है अल्प पोषक तत्व। ठीक है, इसमें आ जाएगा आयरन। ठीक है, आयरन चूँकि बॉडी के लिए, हमारी जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, हीमोग्लोबिन।
ठीक है। इस हीमोग्लोबिन के फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस हीमोग्लोबिन के बनने के बाद तब जा कर के हमारा ब्लड बनता है। वो भी ब्लड में जो आरबीसी सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएँ, वो फॉर्म होती हैं, लाल रुधिर कणिका। ठीक है। तो आयरन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। अगर ये आयरन की मात्रा में कमी हो जाएगी तो हमारे में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड कम होगा, और ब्लड में भी आरबीसी कम होंगी, और हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी, और इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि इसी को हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रक्ताल्पता, रक्ताल्पता। ठीक है। लेकिन इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो आयरन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आयरन की मात्रा इतनी भी ज़्यादा हमको नहीं चाहिए कि हम जैसे आयरन का सेवन करने के लिए जो कील होती हैं लोहे की, या फिर लोहे से बने जो भी पदार्थ हैं उनको हम सीधे सीधे निगल जाए, खा जाए, इस तरीके से भी आयरन की आवश्यकता नहीं होती है हमें। ठीक है। तो आयरन बेसिकली एक माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, जिसकी हमें आवश्यकता तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें आवश्यकता नहीं होती। कुछ ही मात्रा में उसकी हमें ज़रूरत होती है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ब्लड फॉर्म करने के लिए, ब्लड बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसको हम बोलते हैं बहुल पोषक तत्व। माने इनकी मात्रा हमें शरीर में ज़्यादा पड़ती है, और इनको हम ग्राम्स में खाते हैं। ठीक है। mg और ग्राम्स, इन दोनों में आपको अंतर पता चल रहा होगा। mg बहुत छोटा है, और ये जो ग्राम है वो एक बड़ा मात्रक है। ठीक है। तो इसकी हमें मात्रा जो होती है वो ग्राम में खानी पड़ती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हो कि जो ज़्यादा अमाउंट में ग्रहण करते हैं उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें देखेंगे तो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। अब ये तो रोटी चावल खाना हो गया हमारा, लेकिन पोषक तत्व इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। इसके अलावा अन्य भोजन जो है उसमें प्रोटीन पाया जाएगा, फैट्स पाए जाएंगे, वसा, इसको वसा बोलते हैं हिंदी में। मिनरल्स यानी कि जो खनिज होंगे, ठीक है, ये होंगे। इसके इन खनिजों में आ जाएगा सोडियम, ये मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है। जैसे सोडियम का नाम हम लेंगे तो सोडियम भी ब्लड में जरूरी होता है। इसी कारण, इन्हीं के कारण ब्लड में देखेंगे तो क्षारीयता का मान होता है, जिसको हम पढ़ते हैं कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, आगे हमको मिलने वाला है। मैग्नीशियम भी आवश्यक होता है, पोटेशियम, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। कैल्शियम, जो कि बोन्स के लिए, जो हम हड्डियों की बात करेंगे तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सारे के सारे मिनरल्स। ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, और वो भी ज़्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा। ठीक है। इसके अलावा शुगर हो गया, शर्करा, शर्करा की मात्रा, इसको सिंपली आप अगर ऐसे समझें तो चीनी कह सकते हैं, लेकिन यही शुगर की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो वही शुगर वाली बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो इसकी भी एक लिमिट है कि इसे भी हमें कुछ ही मात्रा में खाना है, लेकिन इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा इन्हें कंपेरेटिवली ज़्यादा खाना है। ठीक है। और ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे हमने आलू खाया, हमने रोटी खाया, हमने चावल खाया, तो इन सारी चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट है। ठीक है, पोषक तत्व है। ठीक है। तो इनकी हमें आवश्यकता होती है। अब इनके बाद हम आगे देखते हैं कि अन्य किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो आगे देखेंगे तो हम बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि यह जो है प्रोटीन, यह भी एक पोषक तत्व है जो शरीर के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी यानी कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। ठीक है। ये कुछ डेली डाइट्स हैं जिनको हमें रोज़मर्रा के जीवन में कैसे प्रोटीन लेना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक जनरल थिंकिंग, एक समझ के लिए है। तो देखिए, डेली जो है वो 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का हमें सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है। 300 से 400 ग्राम का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ जब ग्राम बुक की बात की जा रही है तो कार्बोहाइड्रेट कैसा न्यूट्रिएंट होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। यानी ये बहुल पोषक तत्व होगा, इसकी हमें आवश्यकता ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद डेली 80 ग्राम फैट या लिपिड, जो भी तेल है, घी है, उसका हमें 80 ग्राम सेवन करना चाहिए। ठीक है।
इसके अलावा डेली एज के अकॉर्डिंग जो है वो हमें प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, ठीक है, जिसको पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ये एज पर डिपेंड है कि किस एज के लोगों को कितना खाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बहुत कम एज के बच्चों की, तो उसमें प्रोटीन जो होना चाहिए उनका सेवन, प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए छोटे बच्चों को। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, प्रोटीन का जो सेवन होता है वो कम होता जाता है, ठीक है, कम आवश्यकता पड़ती जाती है, क्योंकि धीरे धीरे पाचन क्षमता जो होती है वो कम होती जाती है प्रोटीन की। वयस्कों में अगर हम देखते हैं तो वयस्कों में यानी कि एडल्ट जो होते हैं, 18 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग होते हैं, उनमें वजन के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम पर किलो, यानी कि व्यक्ति जितने भी किलो का है उसका 0.8 ग्राम 1 किलो पर वो खा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि 60 किलो का ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 60 केजी का व्यक्ति लेते हैं तो 1 किलो के अनुसार 0.8 खाना चाहिए। तो 60 केजी के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप अगर 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 48 ग्राम, ठीक है। यानी अगर व्यक्ति 60 केजी का है तो उसको लगभग डेली 48 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डाटा हैं जो केवल आपको ऐसा समझने के लिए, ठीक है, जनरली समझने के लिए है, इसको आपको याद नहीं रखना, और ये डेली लाइफ में काम करता है। टीन एजर्स की बात करें तो 13 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 0.9 ग्राम डेली, और वो भी पर किलो के बेसिस पे खाना चाहिए। यानी कि वयस्कों में देखेंगे 18 प्लस वर्ष वाले जो हैं उनसे भी ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है इन टीन एजर्स को, यानी कि 13 से और 19 साल के बच्चों को, क्योंकि अभी ये इनके विकास का समय होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो आया हुआ भी है, ठीक है। देखिए, जो 13 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं, बिलो 13 ईयर, उन बच्चों को डेली जो है वो 2 ग्राम डेली, वो भी पर केजी के बेसिस पे उनको खाना चाहिए, 2 ग्राम पर केजी और पर डे, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर एक भ्रूण होता है, एक बच्चा होता है, तो उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि बच्चों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि पोषक तत्व है, वो बच्चों के लिए यही प्रोटीन ही है, क्योंकि बच्चों में विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक गर्भवती महिला को, एक प्रेग्नेंट लेडी को 55 से 70 ग्राम प्रोटीन की डेली आवश्यकता होती है, ठीक है। और इन्हीं पोषक तत्वों में एक और आता है वाटर, यानी कि पानी। इसको हम जनरली पोषक तत्वों के नाम से नहीं जानते हैं, इसका बहुत बार हम नाम भूल जाते हैं पोषक तत्वों में, लेकिन ये जो पानी है, वाटर है, ये भी पोषक तत्व में ही आता है। और ये इसका हमें डेली 5 से और 6 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। पानी के सेवन से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट भी पड़ता है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको हम अगली क्लास में बात करेंगे कि पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। आप बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंस पानी का मिलेगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतना ज़रूरी होता है पानी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट यानी कि जो पोषक है, पोषक तत्व है, इनमें हमने पढ़ा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, अल्प पोषक तत्व, बहुल पोषक तत्व। तो बहुल पोषक तत्वों में क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर यानी पानी, विटामिन सी और कैल्शियम, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है कि विटामिन सी किस प्रकार का न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो है या फिर मैक्रो है। तो विटामिन सी जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मिनरल्स होते हैं जो माइक्रो में भी आते हैं, अल्प पोषक तत्व आते हैं। विटामिन, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन है वो किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो वो हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्प पोषक तत्व हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो हमें कंटेंट माने मात्रा चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, एक सीमित मात्रा में, जिससे हमारा जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, ठीक है। इससे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलता है।
विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, केवल कह सकते हैं कि एक उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, जो भी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, ये बहुत कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है माइक्रो न्यूट्रिएंट का, जो कि अभी हम बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है माइक्रो न्यूट्रिएंट का, जो कि है विटामिन। ठीक है, विटामिन यानी कि ये हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन क्या होता है। और सीधे सीधे अगर आप देखेंगे तो जब आप पूर्वावलोकन सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की आती है, तो वो कह सकते हैं कि इन एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है, बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो उसमें आपके क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। उसमें चैप्टर भी दिया हुआ है कि विटामिन व पोषक तत्व। ठीक है, विटामिन व पोषक तत्व, इस नाम से आपको चैप्टर मिल जाएगा। उसके जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो देखिए, विटामिन की बात करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो विटामिन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये कार्बनिक यौगिक है, इसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने पहले से ही रेड पेन से, रेड कलर से इसको मैंने नोट्स पर ही सर्कल बनाया हुआ है या फिर टिक उक लगाया हुआ है। बाकी मैं वीडियो के साथ साथ बताता ही चलूँगा। तो देखते हैं इसमें। तो इसकी डिस्कवरी जो थी, इसका जो खोज था, वो कैसिमिर फंक ने किया था। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान देना है, कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक। ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको देखने को ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। यानी कि इससे, ये जो विटामिन है, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। पहली बात, ये केवल कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक का मतलब हो जाएगा कि शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं का जो रेट है, जो दर है, होने की दर है, उनको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। यानी कोई मान लीजिए कि भोजन अगर हमको पच रहा है तो पचने में भी समय लगता है, लेकिन विटामिन की मात्रा अगर अच्छी मात्रा में शरीर में है, अगर अच्छी मात्रा में शरीर में है तो वो भोजन बहुत आसानी से पच जाता है, बहुत सारी क्रियाएं बहुत आसानी से होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। यह केवल एक कह सकते हैं कि कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, और यह क्रियाओं को केवल फास्ट करने का काम करता है। अब आते हैं अगला टॉपिक पे कि विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो विटामिन अगर हम देखेंगे तो विटामिन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील, एक होता है फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील। जो विटामिन है वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में क्या आता है, जल में घुलनशील क्या आता है, बी और सी। ठीक है, ये दो ही ऐसे विटामिन हैं जो देखा जाए तो जल में घुलन, और ये ऐसी चार विटामिन है, ए डी ई के, ये ऐसी चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं। अगर वसा में घुलनशील विटामिन आपको याद करना है तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कीड़ा, के ई डी ए, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कीड़ा वर्ड से। ठीक है, के से हो जाएगा विटामिन के, ई से हो जाएगा विटामिन ई, डी से हो जाएगा डी, और ई से हो जाएगा ए। ये चार ऐसे विटामिन हैं जो उसमें वसा में घुलनशील होती हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक और क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ यहीं पे। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो विटामिन है, मैक्सिमम विटामिन किसमें घुलनशील होती हैं। ठीक है, वसा में, मैक्सिमम विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं या जल में। तो ज़्यादातर लोग यही आंसर देंगे कि ज़्यादातर जो विटामिन होती हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं, क्योंकि इसमें घुलने वाली विटामिन 4 हैं और इसमें घुलने वाली विटामिन 2 हैं, जबकि ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम वसा में, मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि घुलनशील विटामिन है, तो मैक्सिमम विटामिन जो होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं, मैक्सिमम जल में।
अब ऐसा थोड़ा ये आंसर अजीब लग सकता है कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ये दिखाई दे रहे हैं जो कि वसा में घुल रहे हैं, और बहुत कम है जो जल में घुल रहा है, तब जल में क्यों आंसर होगा? तो देखिए यहीं पर अगर हम एक चीज़ देखें तो यहीं पे हमको देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत अगर पहले से इसके बारे में जानकारी हो तो आप देखेंगे कि इस बी के भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे B1, B2, B3। इसके अलावा केवल मैं नंबरिंग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी नंबरिंग लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं होता, ठीक है। 5 6 7 8 नहीं होता, फिर उसके बाद 9 10 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हो जाता है 12। ये विटामिन बी के प्रकार है इतने, यानी कि 12, ये जो हमने नंबर्स लिखे इन 12 में से 8 नंबर्स होते हैं विटामिन बी के, और इसके अलावा एक सी होता है। तो टोटल हम देखेंगे तो 9 ऐसे विटामिन हैं जो इस जल में घुलनशील है। इसीलिए इसका आंसर दिया जाता है कि मैक्सिमम घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये क्वेश्चन है, और पूछा भी गया है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया होगा नोट्स में। यहाँ अगर हम बात करें तो विटामिन बी जो होता है वो 4 8 10 और 11 नहीं होता, ये मैंने पहले ही बताया नंबरिंग करके आपको 1 से 12 तक ले, कि उसमें 4 और 8, यानी कि विटामिन B4, B8, B10 और B11 ये विटामिन नहीं होते, ठीक है। ये केवल ऐसे नंबरिंग है। इसीलिए जो विटामिन बी होता है इसको नाम दिया था बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है क्या? मिश्रित, ठीक है, मिला हुआ। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टैबलेट्स भी आप खरीदते होंगे, खाने वाले टैबलेट, तो उसको बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट नाम से दिया जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें जो विटामिन बी के सारे कंपोनेंट होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो इनमें ये B4, B8, B10, B11 नहीं होता, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने हो जाएंगे, कुल विटामिन की संख्या 9 गो तो हो गए, किसके 9 गो हो गए ये जल में घुलनशील। यानी जल में घुलनशील कैसे, 8 थे बी वाले और 1 था सी, तो टोटल ये 9 हो गया। और इसके अलावा 4 ये जो थे ये वसा में घुलनशील थे, तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ विटामिन हो गया वो 13 हो गया, ठीक है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होता है केवल 8 विटामिन का ग्रुप होता है, इसमें B4, B8, B10, B11 नहीं होता। इसको आपको इन सारी चीज़ों को मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इतनी बार आपको सुनाई दे कि वो चीज़ें एकदम याद हो जाएं आपको, ठीक है। आप भले उस चीज़ से बोर हो जाएं लेकिन वो याद हो जाए, ठीक है। आगे देखिए जो जल में घुलनशील टोटल विटामिन है वो कितनी हो जाएंगी, तो हो जाएंगी 9। मैंने थोड़ी देर पहले इस एक्सप्लेन किया कि 8 हो जाएंगी ये कह सकते हैं कि बी के प्रकार, और 1 हो जाएगा ये सी वाला, तो ये टोटल हो जाएगा 9। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो 4 हो जाएंगी, कौन कौन सी, A, D, E, K, या फिर मैंने जो ट्रिक बताया अभी कीड़ा, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो अधिकतर विटामिन है वो जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ में मैंने मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं। अब आता है नाम केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स, ठीक है। जो विटामिन है उनका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस विटामिन का क्या नाम है, इस विटामिन का क्या नाम है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा विटामिन ए है, ठीक है, इस विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल इसलिए कि ये जो होता है, एक मिनट, ये जो विटामिन होता है ये हमारी आँखों के लिए, आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और आँखों में एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसी से ये वर्ड निकला हुआ है रेटिनॉल, ठीक है। अब उसके हम बात करते हैं विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन, इसके बाद विटामिन बी आता है बेसिकली नंबरिंग में, अगर देखें BCD के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो विटामिन बी आता है। लेकिन यहाँ पे विटामिन बी का हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि विटामिन बी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब मिला जुला हुआ है, 8 विटामिन के ग्रुप हैं, तो उनको हम एक ही बार शुरू करेंगे और उनको देखेंगे, ठीक है। विटामिन डी जो है उसको नाम से जाना जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल एक सेकेंड,
इसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, हिंदी में मैं लिख देता हूँ कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसलिए कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि बोन्स के लिए, मैंने जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी हड्डियों को मजबूत होना है, ठीक है, उसमें कोई झुकाव ना होना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है विटामिन डी पर। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन का मतलब कि जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे ये पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन ए का नाम हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। अब बात करते हैं विटामिन ई की। ठीक है, विटामिन ई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक विटामिन है जिसका नाम है टोकोफेरॉल। देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है टोको, ठीक है, टोको। इसमें अगर देखेंगे तो ये टोको ग्रीक वर्ड का शब्द है जो कि बोला जाता है नेसेसरी, जिसका अर्थ होता है नेसेसरी फॉर बर्थ। ठीक है, यह जन्म के लिए, इसमें चूहों में ये देखा गया कि चूहों में जो जन्म दर है वो कहीं ना कहीं विटामिन ई के कारण इफेक्ट हो रहा है। तो जो जन्म दर है उनके विटामिन ई के होने के कारण चूहों में जन्म दर बढ़ जा रही थी। धीरे धीरे खोज किया गया तो पाया गया कि सभी जीवों में जो कह सकते हैं कि जन्म देने का जो गुण है उसके लिए एक विटामिन जरूरी होती है जो कि विटामिन ई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया टोकोफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। ठीक है, अब आते हैं विटामिन के पर। ठीक है, और विटामिन के जो है इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें है इसका नाम है नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये दोनों नाम, ठीक है, क्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, इसको याद रख लेना आपको। अब आता है विटामिन सी की बारी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये नाम आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई आपको ज़्यादा कह सकते हैं कि पारंगता हासिल नहीं करनी है, ये नाम आपको जनरली सीधे सीधे याद होने चाहिए। उसके बाद बात आती है अब विटामिन बी वाले ग्रुप की। अब शुरू करते हैं विटामिन बी वाले ग्रुप की बात। तो सबसे पहले विटामिन जो B1 आता है उसको हम बोलते हैं थायमिन। ठीक है, थायमिन। विटामिन बी को बोलते हैं रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन कह सकते हैं। विटामिन B3 को हम बोलते हैं, इसका पुराना नाम पी भी था, विटामिन पी भी इसको कहा जाता था, विटामिन पी। ठीक है, इसका पुराना नाम पी है। इसको नियासिन या निकोटीनिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम आ जाते हैं पेपर में, आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। तो विटामिन ए का नाम हो जाएगा क्या, रेटिनॉल। विटामिन विटामिन डी का नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम हो जाएगा नेप्थोक्विनोन। इसमें देखिए क्विनोन आ रहा है क, ठीक है, क्विनोन। तो क्विनोन से कहीं ना कहीं के आप रिलेट कर सकते हैं, तो नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 का नाम हो जाएगा थायमिन। विटामिन B2 का नाम हो जाएगा रिबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नाम हो जाएगा नियासिन या निकोटीनिक एसिड। अब बात करते हैं हम, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन B4 नाम का कोई भी विटामिन नहीं होता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं विटामिन B5 पर। तो इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक, और हिंदी में कहें तो अम्ल कह सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत एक अच्छा सा वर्ड आ रहा है पेंटो। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पेंटो। ठीक है, केमिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में तो पेंट वर्ड आता होगा, वहाँ पेंट शो करता है 5 को। ठीक है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे, तो ये शो करता है विटामिन B5 को। ठीक है, अब आता है विटामिन B6 की। तो B6 में देखेंगे तो इसका नाम है पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन, देखिए इसमें एक्स आ रहा है पायराडॉक्सी, तो इसमें एक्स को रिलेट कर सकते हैं आप 6 से, 6 का मतलब हो जाएगा 6। ठीक है, ये ट्रिक है। तो इस तरीके से आप विटामिन B6 को याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 जिसको हम बोलते हैं बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 का हो जाएगा बायोटीन। अब देखिए इसमें विटामिन B8 है, ऐसा कोई विटामिन नहीं होता, इसके बारे में मैंने पहले ही आपसे बता दिया हुआ है। उसके बाद बारी आती है विटामिन B9 की। ठीक है, इसको हम विटामिन M के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, पुराना नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसका ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम पुराना नाम। इसको हम लोग बोलते हैं फोलिक एसिड। इसमें अगर टोटल लेटर्स आप काउंट करेंगे तो 9 आपको लेटर्स मिल जाएंगे।
FOLIC ये 5 हो गए और ACID 4 हो गए। तो टोटल इसमें 9 लेटर्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B10 नाम का कोई भी विटामिन नहीं होता। अब बात आती है दो लास्ट विटामिन्स की, जो कि विटामिन है विटामिन B11, ये भी नहीं होता। ठीक है, अब लूसेंट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया हुआ है बाकायदे कि लूसेंट में ये चीज़ जो है वो गलत दी गई है, क्योंकि विटामिन B11 नाम का कोई भी विटामिन नहीं होता। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों से कंटेंट ये देख करके और यहाँ पर सारी चीज़ नोट्स में अपने मेंशन कर दिया हुआ है। इसके बाद जो लास्ट विटामिन है, लास्ट, और हमारे इस वीडियो का भी ये लास्ट विटामिन होगा। ठीक है, जो कि विटामिन B12, और विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड देखेंगे आप अगर ध्यान से, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा बाला। बाला का अगर आप देखेंगे उच्चारण, तो कहीं ना कहीं 12 या इसको ऐसे बोल सकते हैं 12, थोड़ा बहुत इससे रिलेट हो रहा है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं साइनोकोबालामीन। ठीक है, इससे तुलना करके, जैसे तुतला व्यक्ति होता है, तो तुतला बच्चा होता है, तो जो 12 को बाला बोलता है, तो उसी तरीके से आप विटामिन B12 को इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर ये जो भी नोट्स है मेरा, ठीक है, जो जिसके सहारे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देखें, ये जो मैंने अभी तक कराया इनमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कि मैं ऐसी ही अपने ही नोट्स के वीडियोज़, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, और चाहे वो बायोलॉजी का हो, या फिर अन्य सब्जेक्ट के भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, इन सारी चीज़ों के, इन सारे सब्जेक्ट्स के मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकूं आपको ऐसे वीडियोस के थ्रू, और जो कि आपके यूपी आरओ एग्ज़ाम में, या फिर जनरली UPPCS का जो एग्ज़ाम होता है और UPSC का जो प्री होता है, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं नोट्स। ठीक है, और या फिर BPSC का भी जो भी एग्ज़ाम होता है, SSC का जो होता है, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये नोट्स क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, आप जितने ही अपनी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब एक प्यार के रूप में दर्शाएंगे, मैं और भी ज़्यादा प्रेरित होऊंगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, यही जो चीज़ें हैं जो हम लोग को मोटिवेट करती हैं ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।